यस मोहन प्रकाश सिंह और यहाँ पे हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर क्लास 9 के ग्रेविटेशन विच इज़ अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है, जो न्यूटन ने लॉ दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा पहला टॉपिक होगा। तो मैं सोचूंगा कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स हो जाएं जिससे कि फिर उसके बाद न्यूमेरिकल का एक सेशन और मैं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दो मासेस मैंने लिए हैं, कैपिटल मास m एंड स्मॉल मास m, कुछ भी मास, और दो मासेस के बीच में हमारे पास एक रेडियस है दैट इज़ r, जो उनके सेंटर के बीच की दूरी है, ठीक है। तो जो रेडियस है, तो न्यूटन ने ऐसा कहा था कि जो फोर्स होगा विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ऐसा न्यूटन ने कहा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर ये फोर्स आपका बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, तो मास भी आपके इंक्रीज़ करेंगे, इन दोनों मास के प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेंगे। एंड जो फोर्स है आपका अगर डिक्रीज़ करेगा तो मास के प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली बढ़ेंगी और घटेंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो फोर्स है, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/r² के ये प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है उसका जो स्क्वायर है, अगर उस दूरी का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या होगा, फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? फोर्स अगर कम होगा तो ये r² की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, अगर फोर्स आपका कम हुआ। और अगर फोर्स आपका ज़्यादा होगा तो ये r² की वैल्यू आपकी कम होगी। उल्टा इन्वर्स प्रोपोर्शनल मतलब कि ये दोनों वैल्यू इन्वर्स चलेंगी, उल्टी। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि दोनों वैल्यू डायरेक्ट चलेंगी। तो आई होप कि तुम लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यही न्यूटन का लॉ था। तो न्यूटन ने ये कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम लोग हटाना चाहेंगे क्योंकि हम लोग को एक यूनिवर्सल फार्मूला चाहिए। तो उसको हटाने के लिए न्यूटन ने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट दे दिया, इसका नाम है कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला फाइनली, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर या, तो ये हमारा जो है यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है, किसके लिए, ग्रेविटेशनल के लिए। ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है, दैट इज एफ इज इक्वल टू जी डबल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एम आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो मासेस के बीच में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स ऐसे ही फोर्स होगा, जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई इसके बारे में, ठीक है। हमने इसको देख लिया तो इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू अबाउट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं, दैट इज़ आप लोगों ने सीखा होगा वर्क एनर्जी में, ठीक है। अगर नहीं सीखा तो बता देता हूँ कि जो फोर्स होता है, फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है अगर हम वर्क एनर्जी प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये होती है हमारी फोर्स की वैल्यू, मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर यही एक्सेलरेशन हम अर्थ के लिए देखें तो यही एक्सेलरेशन हमारी अर्थ के लिए क्या बन जाता है, स्मॉल जी। अंडरस्टूड? स्मॉल जी क्या है, इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी है, ये जो फोर्स जो लगता है 9.8 का, इसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल जी की, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी 9.8 में वैल्यू होती है स्मॉल जी की। और ये वेरी करती है, अगर ये सरफेस पे होगा तब 9.8 होगा। और अगर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ये है कि अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो इस अर्थ का जो ये सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है। इसको याद कर लो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जी जब डेप्थ के साथ वेरी करता है तो सेंटर पे आके
इसकी जो डेप्थ की हाइट होती है, मतलब जितनी ये दूरी तय करता है नीचे डेप्थ में, वो और रेडियस दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब जो अर्थ का रेडियस है सेंटर पे क्या होगा, अर्थ का रेडियस भी सेम ही रहेगा, और जितना ये नीचे ट्रेवल करेगा सेंटर तक आने में, वही दूरी तो एक्चुअल में रेडियस हुई। सरकमफ्रेंस से सेंटर तक आने में जो इसने दूरी तय की, वही तो इसका रेडियस हुआ। तो वही जो रेडियस है और जो अर्थ का रेडियस है, वो दोनों जब सेम हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जी के जो वेरिएशन होता है ना, वो वेरिएशन एकदम ज़ीरो हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला है क्लास 11th में, तो उसमें जब आप देखोगे तो 1 - h/r है, इंटू जी इज इक्वल टू जी डैश, जो कि डेप्थ के साथ चलता है, ठीक है। तो उसमें जब हम पुट करेंगे फॉर्मूला, तो RE/RE कैंसिल होके 1 बना लेता है, एंड 1 - 1 0 हो जाता है। तो जी की जो फाइनल वैल्यू आती है वो 0 आती है। तो ये MCQ में हो सकता है पूछ ले कि जी सेंटर पे अर्थ के क्या होता है, तो वो 0 होता है, ठीक है। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो M है, MA है, तो इसका A मैंने रिप्लेस किया था G से, तो यहाँ पे फोर्स हमारा क्या था, G/m/r² था, न्यूटन के लॉ से। अब उसी F की जगह हम mg भी तो रख सकते हैं, तो रख के देखते हैं। तो हमने रखा वहाँ पर mg, ठीक है, हमने क्या रखा, mg रखा, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R², ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल M तो वैसा का वैसा रहेगा, बट हमने स्मॉल m को इक्वल माना है, ठीक है। मतलब कि फोर्स जो मास पे लगेगी वही तो दूसरे मास पे भी तो वही होगी ना। भले ही हमने इसको वर्क डन और ग्रेविटेशनल से अलग दिखाया है, बट यहाँ पे जो मासेस हैं वो तो सेम रहेंगे। कैपिटल M तो अर्थ का मास हो गया मान लो। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल m है और ये स्मॉल m है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट वी गेट, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, G इज इक्वल टू जी M अपॉन में R²। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है G का, स्मॉल g का, ये फॉर्मूला होता है कैपिटल G M अपॉन R², ठीक है। वेयर वेयर मैं बता भी देता हूँ, वेयर दिस M, ये जो M आपको दिख रहा है जो हाईलाइट किया अभी येलो कलर से, वो M होता है मास ऑफ द अर्थ, एंड जो नीचे जो रेडियस आप देख रहे हैं ना, यही रेडियस होता है रेडियस ऑफ द प्लानट। अब ये स्मॉल g हर प्लानट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अर्थ के लिए 9.8 है, ठीक है, बाकी प्लानट के लिए हो सकता है 10 हो, 15 हो, कम भी हो सकता है, 7, 2, 3 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उनके मास पे और उनके रेडियस पे, स्मॉल जी। अब यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है कि प्लानट के मास पे और उसके रेडियस पे स्मॉल जी डिपेंड करता है, फॉर्मूले से क्लियरली दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो कैपिटल जी है तो कांस्टेंट है। कैपिटल जी की आप सभी को वैल्यू पता होगी, क्या होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻11, यही होती है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻11 होती है, ठीक है। तो जी तो कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल जी, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, चाहे आप दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो, वो कैपिटल जी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और लेकिन आपके जो मास रहेंगे, रेडियस रहेगा, वो प्लानट दर प्लानट वेरी करेगा, और इसी वजह से स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें, थोड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और हाँ, आपके एनसीईआरटी में स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड भी की गई है, तो आप फाइंड कर भी सकते हो। मास ऑफ द अर्थ रखो, रेडियस जो कि 6400 होता है किलोमीटर्स अर्थ का, उसको रख के उसका स्क्वायर करो, और जी की वैल्यू रखो, और वैल्यू को बस कैलकुलेट करो, तो आपको स्मॉल जी की वैल्यू 9.798 ऐसे कुछ करके आएगी, और अप्रॉक्स में वो 9.8 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा साइड वेज में रख देता हूँ, इन्हीं के ऊपर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। सो लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले तो इनको इरेज कर लेता हूँ, जिससे कि फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ चलो, तो फिर यहाँ पे अब एक नई चीज़ में, मतलब नई चीज़ क्या, वही है, मतलब थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप में है, ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन ट्राई करने के लिए आप बहुत ढेर सारी आपकी एनसीईआरटी है, उसी से बहुत सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो कैपिटल एम को मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज वी हैव अ कैपिटल एम जो है 3 × 10⁸ ठीक है, मैंने इतना मान लिया, मैंने अपने हिसाब से माना है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या मान लिया, स्मॉल एम विच इज़ इक्वल टू लेट सपोज 4 × 10⁻³ kg। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि चीज़ों को एसआई यूनिट में रखना है, ठीक है। अगर मास है तो वो मास भी केजी में रहेगा, फोर्स आपका न्यूटन में रहेगा, हमेशा रहेगा। डाइन में कभी फोर्स मत रखना, न्यूटन में रखना, ठीक है, क्योंकि डाइन वो सीजीएस की यूनिट है, उसमें सेंटीमीटर आ जाता है। और अगर रेडियस जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज मीटर में होगी। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कन्वर्जन का, वरना आंसर फिर गलत आ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि सारी चीज़ें आप एसआई में रख के चलो, आंसर आपका आखिरी में वेरी कभी नहीं करेगा, ऑलवेज सही आएगा, ठीक है। कैपिटल एम हो गया, स्मॉल एम हो गया। अब यहाँ पे हमको जो है मान लो दे दिया गया इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस हमें नहीं दी, मान लो दूरी इनके बीच की नहीं दी है। फोर्स हमें दे दिया है इनके बीच में, ठीक है। इनके बीच का हमें फोर्स कितना दे दिया है, मान लो दे दिया है 3 × 10⁻10 न्यूटन, बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो इतना फोर्स इन दोनों के बीच में दे दिया गया, हमें रेडियस फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको करने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट, ओ माय गॉड, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 1 मिनट यार। अब सही है। तो यहाँ पे अभी जब देखेंगे फॉर्मूला, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला यहाँ पे लिखो, F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है एफ आपको पता है, एम भी आपको पता है, दोनों एम आपको पता है। कैपिटल जी की भी वैल्यू मैंने बता ही दी थी ऑलरेडी, क्वेश्चन में कभी कभार नहीं गिवन रहती है, तो याद करके जाओ। आर स्क्वायर आपको फाइंड करना है, सिर्फ एक वेरिएबल है जो फाइंड करना है, तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सबकी वैल्यू रखो, फिर और क्या, 3 × 10⁻10, ठीक है, ये आपने वैल्यू रखी। फिर उसके बाद आपने वैल्यू रखी 6.626 इंटू 10⁻11, ठीक है। फिर इंटू आपने किसको इंटू किया, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूँ जो दोनों मास थे, इंटू इसमें ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है, और इंटू और 10⁻8 और 10⁻3 का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और इंटू में आपका r⁻², क्योंकि 1/r² है, तो जब ऊपर लेंगे तो पावर -2 हो जाएगी, तो सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, r² को आप उधर भेज सकते हैं और 3 × 10⁻10 को इधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो पावर थोड़ी बहुत कैंसिल आउट होंगी, तो उसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है, देखो 3 × 10⁻10 है, 6.6 को हम लोग क्या 6.7 मान लें, 6.7 मान के इसको करते हैं, ठीक है। 3 × 10⁻10 है, इंटू 10⁻11 इंटू 12 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है, ये 10 की पावर, ये जो 11 है, ये और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, दोनों इंटू में है और ये अपोजिट में, मतलब ये सोचो, ये 11 यहाँ पर है और ये -11 है, तो दोनों पावर इंटू में है, जब दोनों ऐड होगा तो 11 + -11 0, तो जब 0 हो जाएगा तो 10 की पावर 0 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पावर का लोचा ख़त्म, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 × 10⁻10, ठीक है। r² की वैल्यू क्योंकि उसमें थी, मतलब नीचे में थी, तो उधर भेजेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, समझ रहे हो। ये r², ये क्या था, ये r² नीचे था, इसको जब यहाँ भेजोगे तो ये r² इससे आके 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो वही मैंने कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.7, पावर सारी कैंसिल हो चुकी है, पावर कोई बची नहीं है, इंटू 12, ठीक है। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ये 3 × 10⁻10 उधर जाएगा, ठीक है।
तो ये आप 3 से डायरेक्टली 12 को कैंसिल कर सकते हो 4 टाइम्स में, ठीक है, क्योंकि 3 उधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो 3 4 जा 12, डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया। और ये जो 4 है ये 6.7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 7 जो 28, 2 एंड 4 6 जो 24 और 2 26, तो ये क्या हो जाएगा 26.8 इंटू 10⁻⁻10। अब पूछ रहे हो कि -10 क्यों, तो ये 10⁻10 जब इधर आएगी इस टाइप तो वो इन्वर्स में हो जाएगी, पावर इधर जाती है तो इन्वर्स में, और फिर से जब उधर जाएगी तो वो ऊपर नीचे, मतलब देखो ये 10⁻10 है तो ये डिवाइड में जाएगा ना, उधर जाएगा, तो जब डिवाइड में होगा तो पावर माइनस में तो हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है हमें लगता है, ठीक है। अब ये देखो ये फाइनल वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, R² की, तो अब इसका हमको रूट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसका रूट लोगे तो 26.8, मतलब कि ये अब देखो रूट लेने का भी एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक तरीके का अप्रॉक्स है ये, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ अप्रॉक्स आंसर आपका आ जाएगा। तो 26.8 ये 25 के ज़्यादा, मतलब 25 के करीब है रादर देन 36, क्योंकि 25 के बाद जो रूट स्क्वायर आ रहा है, सॉरी, वो 6 का है, 36। तो 36 का जो स्क्वायर हो, सॉरी 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36 होगा। 36 से ये वैल्यू बहुत दूर है, बट 25 के ये वैल्यू करीब है 26.8। तो ये सिमिलर वैल्यू कुछ 5 पॉइंट करके ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। तो लेट सपोज कि हम इसको 5.7 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इतनी नहीं आएगी इसकी वैल्यू, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स में इसको ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 5.7 इंटू, अब 10⁻10, तो -10 के जब रूट यहाँ पे लगेगा तो रूट में क्या होता है 1/2 से मल्टीप्लाई होती है पावर जो है, तो जब ये 10 ऊपर की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी 10⁻⁻5। तो ये कुछ जब इसको और आप अप्रॉक्स करोगे थोड़ा सा, क्योंकि ये 5.7 है तो इसको हम 6 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में आंसर ला रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मैंने देखो बहुत ही शॉर्ट में कैलकुलेशन की है और बहुत ही मतलब क्रिस्प तरीके से कैलकुलेशन की है। हो सकता है आंसर थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट हाँ अप्रॉक्स में गिरते पड़ते आंसर 6 इंटू 10⁻⁻5 ही आएगा। तो आई होप कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो मैंने एक न्यूमेरिकल भी बता दिया है। सिमिलर केस आपको 3 चीज़ें ऐसे देखनी है, एक वेरिएबल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से फाइंड कर ले जाओगे, ठीक है। सब सिंपल प्रॉब्लम्स है, नथिंग टू बी वरी अबाउट इफ़ यू हैव गुड कैलकुलेशन, ठीक है। अगर अच्छी कैलकुलेशन है तो आराम से आप लोग इसको कर ले जाओगे, ठीक है। चलो फिर, ये तो यहाँ पे आपका टॉपिक मैं मान के चल रहा हूँ कि टॉपिक आपका मतलब अच्छे से एंड हो गया होगा, ठीक है। इसमें तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम अभी तक बच रही होगी, ठीक है। या इफ़ एनी प्रॉब्लम सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मैं उस पर भी फिर वर्क करूँगा, ठीक है, डेफिनेटली आई वर्क ऑन इट। सो उसके बाद देखो मास, हमारे 2 मासेस हो गए ऑलरेडी, वी हैव 2 मासेस, ठीक है। 2 मासेस की हमने कहानी देख ली, न्यूटन भाई साहब ने कौन सा फॉर्मूला दिया, कैसे दिया, हम आप सब कुछ डिस्कस कर दिया, ठीक है। स्मॉल जी के बारे में भी आपको बता दिया कि इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसी स्मॉल जी को लेते हुए एक नई चीज़ आती है, दैट इज़ फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लेट सपोज वी हैव समथिंग हेयर, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। देखो भाई इसमें बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बन पा रही है, मतलब समझने भर की है, ठीक है। तो यहाँ पे उस आदमी ने क्या किया, एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल को क्या किया, उसने ड्रॉप किया। मान लो ये हाइट उसकी कितनी है, लेट सपोज ये हाइट उसकी h हाइट है, ठीक है। h हाइट है तो h हाइट से उसने क्या किया, बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। तो जब बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल यहाँ पर आई, ठीक है, ये मान लो लेवल है, यहाँ पर बॉल आई, तो जब बॉल यहाँ पर आई तो उसकी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और किसी टाइम में उसने ट्रेवल की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में 2 टर्म आते हैं और 2 टर्म बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बता रहा हूँ। एक अगर आपका होगा ड्रॉप, कभी कभार होता है कि हमारे पास ड्रॉप होता है, ठीक है, कभी कभार वो चीज़ों को थ्रो करता है, ठीक है। तो इसको ज़रा समझना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर चीज़ ड्रॉप हो रही है, छोड़ी जा रही है, मतलब ड्रॉप का मतलब क्या, आपने पकड़ा उस चीज़ को छोड़ दिया, तो उस चीज़ को छोड़ दिया तो आपने उसको कोई एक्सटर्नल वेलोसिटी नहीं दी, मतलब किसी स्पीड से उसको नहीं फेंका, आपने लिया था उसको और छोड़ दिया, ठीक है। बट अगर आपने इंस्टेंट थ्रो किया, फेंका, तो आपने अपने हाथ से भी उसको एक अलग वेलोसिटी दी, समझो इस बात को। अगर ड्रॉप किया
तो उसको इनिशियली हमने छोड़ दिया, सिर्फ ऐसे पकड़ा और ऐसे हमने छोड़ दिया, ठीक है। बट अगर थ्रो किया तो थ्रो करने का मतलब कि उस चीज़ को हमने फेंका, उसको एक वेलोसिटी दी, उसको एक हमने स्पीड दी, ठीक है। तो जब हमने उसको स्पीड दी तो उसकी इनिशियल कुछ तो स्पीड रही होगी। जस्ट लाइक हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हम बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं किसी एक एंड पे, जिससे कि प्लेयर रन आउट हो जाए, ठीक है। तो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो हम अपने हाथ से एक मैक्सिमम वेलोसिटी देने का प्रयास करते हैं जिससे कि बॉल जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। बट अगर हमने किसी बॉल को ड्रॉप किया, लेट सपोज कि हम खेल रहे थे और खेलते खेलते हमने, हमारे मन में कुछ खुराफात आई और हम छत से गेंद को ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो जब गेंद को ड्रॉप करोगे तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, उसके पास सिर्फ वही वेलोसिटी है जो उसको अर्थ की तरफ नीचे खींच रही, कोई एक्सटर्नल हमने वेलोसिटी उसको नहीं दी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो ड्रॉप होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फेंकोगे ड्रॉप करके तो वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है फ्री फॉल, जिसमें उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वेलोसिटी एक्ट नहीं कर रही होती है, सिर्फ वो बॉल आराम से जाके, क्योंकि अब देखो नीचे उसको ग्रेविटी तो खींचेगी स्मॉल जी से, स्मॉल जी तो उस बॉल को खींचेगा ही, क्योंकि तभी तो बॉल नीचे आएगी ना, वरना तो ऊपर चली जानी चाहिए थी। बट वो स्मॉल जी से उसको बॉल को नीचे खींचेगा, तो वो 9.8 में क्या आएगा, आपकी वेलोसिटी आएगी, ठीक है। जब 9.8 में आपकी वेलोसिटी आएगी तो वो नीचे को उसको खींचेगी स्टेडली बॉल को, ठीक है। तो वो गिरते 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 नीचे तक आ जाएगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोशन में, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला मोशन में, ठीक है। मोशन का एक मतलब जो तीन इक्वेशन थी उन तीनों में से एक इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसने ड्रॉप किया है बॉल को, थ्रो नहीं किया है, ही हैवेंट थ्रोन इट, ही हैड ड्रॉप द बॉल, ठीक है। जब उसने ड्रॉप किया है तो इसकी क्या हो गई, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज़ यू, वो तो ज़ीरो हो गई, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक्सटर्नल उसको कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ठीक है। भाई ये उसको किसी चीज़ से फेंका ही नहीं गया, किसी वेलोसिटी किसी स्पीड से, तो वो अपनी स्पीड पे जिस पे थी, रेस्ट पे थी वो बॉल तुम्हारे हाथ में, तो इसी वजह से यू तुम्हारा ज़ीरो है, तब बाद में गई ना वो बॉल, तो यू ज़ीरो है, इस वजह से ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्योंकि यू ज़ीरो है तो फाइनली ज़ीरो इंटू टी वो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो प्लस हाफ, और हम ए को क्या यहाँ पे जी लिख सकते हैं फिर से, क्योंकि एक्सेलरेशन जो बॉल पे लग रहा है सिर्फ एक एक्सेलरेशन, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी, वही लग रहा है, और तो कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा क्योंकि हमने उसको फेंका ही नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं दी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल जी टी स्क्वायर। तो फाइनल फार्मूला क्या बन गया, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यही आपका फाइनल फार्मूला है किसके लिए, ये आपका फाइनल फार्मूला है फ्री फॉल के लिए, कि अगर यहाँ पे आपको फ्री फॉल की डिस्टेंस दी हुई होगी तो आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हो, ठीक है, टाइम पीरियड को। क्योंकि देखो स्मॉल जी तो यहाँ पता है, सबको पता है, 1/2 कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, स्मॉल जी भी 9.8 है, वो भी नहीं बदलेगा, ठीक है। बदलेगा तो क्या, सिर्फ आपकी एस जो कि डिस्प्लेसमेंट है और जो टी स्क्वायर है यानी कि जो टाइम पीरियड है वो बदलेगा, सिर्फ दो चीज़ें बदलेंगी, और यहाँ पे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ इसका कैसे बन जाएगा, ये मान लो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको एम मान लेते हैं, और ये टी को हम वाई मान लेते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब आप एक्स और वाई की वैल्यू प्लॉट करते जाएंगे तो वो ग्राफ आपका पूरा एक कर्व फॉर्म में आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, फ्री फॉल का, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है फ्री फॉल में, मतलब सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर किसी हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को यू ज़ीरो यानी कि ड्रॉप किया जा रहा है, थ्रो नहीं, इनिशियल वेलोसिटी उसको नहीं दी जा रही है, तो उसके पास क्या होगा, वो किसी जो है जो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, तो उसी में क्या था कि यहाँ पर जब हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, हाफ एम मतलब एक्स इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमें मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जो है इसको भी मिटा देता हूँ फ्री फॉल का, फ्री फॉल में वैसे तो बहुत ज़्यादा सवाल वाल नहीं बनते, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा,
ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लो। सो यहाँ पर एक चीज़ और मतलब बतानी थी एक्चुअल में, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर लेवल है ग्राउंड का। अभी तो मैंने बताया कि ग्राउंड के ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होगा, अभी नीचे से फेंकेंगे तो क्या होगा। अब नीचे से तो ड्रॉप तो करोगे नहीं, ऊपर फेंकोगे ना। तो मान लो बॉल को यहाँ से आपने फेंका, ये बॉल थी लेवल ग्राउंड पे, और ये बॉल ऐसे 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 ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद फिर ये एक टाइम बाद नीचे लौटेगी, इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बॉल क्या है, यहाँ की इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसने जो अटेन की है इस पॉइंट पे, ठीक है। बॉल को अपने ऊपर फेंका, ऊपर गई, थोड़ी दूर गई, और उसके बाद एक हाइट अचीव करने के बाद बॉल फिर से आने लगी। तो यहाँ पे क्या थी, आपकी वेलोसिटी प्लस में जा रही थी, ठीक है, और यहाँ आपकी वेलोसिटी माइनस में होने लगी, ठीक है। तो ये तो क्या गया, प्लस में गया, और ये क्या गया, माइनस में गया वेलोसिटी आपकी, ठीक है। बट इस पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इस पोजीशन पे आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनिशियल, क्योंकि इनिशियल जिससे आप फेंके हो वो तो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, ये आप पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल में एक्चुअल में। बट यहाँ समझो कि इनिशियल जो फेंकोगे वो ऐसी की वैसी रहेगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें चेंज आएगा, ठीक है। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है जी, स्मॉल जी, जो कि इसको नीचे खींच रहा है, वरना ये बॉल स्पेस में चली गई होती, ठीक है। तो ये बॉल जब ऊपर गई तो एक मैक्सिमम हाइट जब ये अचीव करेगी तो मैक्स हाइट पे आपका वी ज़ीरो होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने ये बताया कि आपकी मैक्सिमम हाइट पे जो आपका फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो वी होगा वो आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। रिपीट, मैक्सिमम वेलोसिटी, अब सॉरी मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और अगर ये दे दिया कि मान लो इसकी वेलोसिटी कहीं पे मैक्सिमम है, लेट सपोज कि इस पॉइंट पे जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्स रही होगी। तो जहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्स होगी, वेलोसिटी आपकी जहाँ मैक्स होगी, आपकी जिस जगह वेलोसिटी मैक्स होगी उस जगह आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब v एकदम आपका मैक्सिमम हो गया, एकदम v मैक्स हो गया, तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। और जो आपका मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि सोचो, खुद सोचो, जब बॉल यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे ये ऊपर ये बॉल जा रही है, ठीक है, ये ऊपर गई, यहाँ से आपने फेंका, यहाँ फेंकने के बाद ये यहाँ रुकेगी तभी तो नीचे आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने फेंका 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 और बॉल झट दे नीचे आ गई, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले ये यहाँ पे ऐसे जाएगी, जाएगी, जाने के बाद फिर यहाँ हल्का सा रुकेगी, जस्ट फॉर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए भी, लेकिन रुकेगी। तो जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी, और उसके बाद से फिर से आपकी वेलोसिटी बढ़ना या घटना नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे को आपकी वेलोसिटी होगी, और ये ऑब्जेक्ट फिर से आपका रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूछता है कि मतलब मैक्सिमम हाइट दे दी है, तो कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में ये इनडायरेक्टली क्लू रहता है कि मैक्सिमम हाइट है, तो उस पर आप क्या करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब कि डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो रख दो, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। जब ज़्यादा वेरिएबल एलिमिनेट होंगे तो आपकी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि बताना भी ज़रूरी था, ठीक है। वरना कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखता कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट हाँ वेरी यूज़फुल कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर सॉल्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कहानी प्रेशर और थ्रस्ट की, ठीक है, और उसी से हम कोरिलेट करके आपका आखिरी टॉपिक जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो भी आपको वैसे के वैसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो फोर्स, सॉरी हाँ, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, समझना इस बात को। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर को क्या डिफाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि जो भी आप फोर्स, लेट सपोज, ठीक है, बिल्कुल सपोज करना है, यहाँ पर एक शीट रखी है, ठीक है, एक शीट रखी है, और उस शीट के ऊपर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, उस शीट के ऊपर क्या है, आप खड़े हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप नीचे को लगा रहे हैं फोर्स, दैट इज mg, जो आपका मास होगा और आपका क्या होगा,
एक्सेलरेशन होगा जो नीचे लगा रहा है, ठीक है। एंड दिस एम जी इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो नोन एज वेट। एक कॉन्सेप्ट और जान लो, वेट, डब्लू, ठीक है। तो ये डब्लू भी क्या है आपका, एम जी है। जो एक्चुअल आपका जो वेट है वो मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका वेट आता है। तो एक चीज़ और जान लो, मास कभी भी नहीं बदलता। आपकी बॉडी का जो भी मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। बट आपका वेट वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई ये स्मॉल जी वेरी करता है, ठीक है। तो ये स्मॉल जी जब वेरी करेगा तब आपका वेट वेरी करेगा। तो मास एंड वेट आर बोथ डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट क्वांटिटीज इन फिजिक्स। मास अलग चीज़ है और वेट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। वेट क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वो तो मास रहेगा ही और वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। तो एक चीज़ ये बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो लेट्स मूव टू प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया। मान लो इतने एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर एरिया आपका, अब यहीं से फॉर्मूला से डिकोड करो, अगर एरिया, क्योंकि नीचे है डिनोमिनेटर में, तो अगर एरिया आपका बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ये हम देखते भी हैं, जब सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस चीज़ पे प्रेशर कम लगता है, और अगर प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। इसीलिए देखो, कभी कभार जब देखते होगे तो जो एक सुई होती है, एक नेल होती है, कील होती है, उस कील पे अगर आप चलोगे तो आपके पैर में वो चुभ जाएगी, तुरंत पक्का चुभ जाएगी, और आपको मतलब डैमेज हो सकता है आपके पैर को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी कील का ऊपर का जो सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सरफेस एरिया कम, प्रेशर बढ़ा और फोर्स बढ़ा, और फोर्स बढ़ेगा तो आपका पैर गया, ठीक है। लेकिन अगर उसी कील की मैं पूरी एक बिस्तर बना दूं, पूरे कील से पूरा भर दूं और एक बिस्तर बना दूं, तो आप आराम से उस कील के बिस्तर पे लेट सकते हो, चल सकते हो, और कील आपको नहीं चुभेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कील का जो एक सरफेस एरिया था, हमने कील के नंबर को बढ़ा के उसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ा दिया। और जब अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो उस पर फोर्स कम लगेगा और प्रेशर भी कम लगेगा, तो आप सर्वाइव आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जब देखते हैं हम लोग सर्कस में जादू वादू करते हैं, वो लोग कील पे चलते हैं, तो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ नॉट जादू, ठीक है। दैट इज़ प्योर साइंस, और वो साइंस यही है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर का ही कह लो एक छोटा भाई, ठीक है। वो क्या होता है, थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट, व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज नथिंग, मतलब ये कुछ नहीं होता। थ्रस्ट जो है, ये क्या होता है कि यही जो फोर्स है ना, यही जो आप फोर्स लगा रहे हो, प्रेशर में क्या होता है, फोर्स की कोई एक वो डायरेक्शन नहीं होती, हर तरफ से उसमें फोर्स लग सकता है, चाहे वर्टिकली हो, डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइडवेज हो, कुछ भी। लेकिन थ्रस्ट में फोर्स की एक डायरेक्शन कर दी गई, मतलब उसको फाइनलाइज कर दिया गया, दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर एक्टिंग पर एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब फोर्स आप लगाते हो, जैसे मान लो थंबप्रिंट है, थंबप्रिंट, ठीक है। थंबप्रिंट जब आप लगाते हो वॉल पे, तो आप अपने अंगूठे की मदद से क्या करते हो, थंबप्रिंट एकदम सीधी लगाते हो। सीधी मतलब कि जैसे दीवार है, जैसे मान लो ये आपकी दीवार है, ठीक है, ये एक्चुअल में आपकी दीवार है, और इस पे आपको थंबप्रिंट लगानी है यहाँ पे। तो थंबप्रिंट जब आप लगा रहे हो तो एकदम सीधी थंबप्रिंट लगाओगे, ऐसा तो नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी थंबप्रिंट लगाओगे, वरना वो थंबप्रिंट लगेगी भी नहीं, और अगर लगेगी तो बहुत ज़्यादा दूर तक डैमेज कर जाएगी बोर्ड वोर्ड में। तो आप सीधा थंबप्रिंट लगाते हो। सीधा का मतलब क्या है, इसी को, इसी चीज़ को अगर हम सीधा करके देखें, मतलब इमेजिन करो, इसी थंबप्रिंट को आप लगा रहे हो, पेपर ऐसे नीचे रखा हुआ है, ऐसे नीचे ऐसे फ्लैट रखा हुआ है पेपर, और उस पर जो आप थंबप्रिंट लगा रहे हो तो ऐसे सीधी लगा रहे हो, तो पेपर के इस प्लेन के साथ वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? एक मिनट, पेपर के साथ देखो, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ना, ये पेपर है और ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। थंब पे आप प्रेस कर रहे हो नीचे को, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो उस पे जो फोर्स लग रही है ना, उसको थ्रस्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, थंबप्रिंट्स का जब पोस्टर एक लड़का लगाता हुआ रहता है, तो उसमें भी जब आप देखोगे तो वो एकदम सीधी थंबप्रिंट लगा रहा है, एकदम सीधा, मतलब कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो एक्चुअल पे उस पे, तो वो क्या कहलाएगी, उसी को हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, ठीक है।
समझ में आ गया। थ्रस्ट की भी वही कहानी है, एरिया कम हुआ थ्रस्ट ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा, और अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम होगा और थ्रस्ट कम होगा। ठीक है, तो एकदम सेम कहानी प्रेशर जैसी है, बट डिफरेंस किसका है, डायरेक्शन का। प्रेशर में फोर्स की कोई डायरेक्शन स्पेसिफिकली नहीं बताई गई थी, बट हाँ थ्रस्ट में बताई गई है कि ये 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर प्लेन के। ऐसा नहीं कि प्लेन ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा लैटरल हो गया तो आपने उस पर भी सीधा गिरा दिया, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, एकदम उस पर सीधा गिराना है, सीधा गिराने का इन द सेंस कि एकदम परपेंडिकुलर गिरेगी 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो फिर इतनी बातें हो सकता है आपको समझ में आ गई हो कि व्हाट इज़ थ्रस्ट, व्हाट इज़ प्रेशर, व्हाट इज़ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक छोटी सी हम भी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है क्योंकि करते रहेंगे तो पता रहेगा। ठीक है, लेट सपोज पास्कल में प्रेशर लिया आता है, ऐसा यूनिट भी चलो बता देता हूँ। ठीक है, ये पास्कल में होती है। तो लेट सपोज कि प्रेशर हमको नहीं पता है, प्रेशर हमारे पास अननोन है। ठीक है, फोर्स हमें पता है, फोर्स कितना है मान लो 5 न्यूटन का, ऐसे ही ले रहा हूँ मेरा मन कर रहा है। और एरिया क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है एरिया क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा। ठीक है, और सर्कल दिया रहेगा या कुछ दिया रहेगा तो आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है सर्कल का एरिया, या फिर अगर कोई स्क्वायर दे दिया जैसे मान लो ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया भी आप सभी को पता है, इसके साइड का लेट सपोज ए इसकी साइड है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एरिया भी खुद से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेडियस, आपको रेडियस मैंने आपको दे दिया 2। ठीक है, 2 मीटर दे दिया रेडियस, अरे यार 2 मीटर आपको दे दिया मैंने रेडियस। ठीक है, तो जब आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स दैट इज 5 अपॉन में एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, मान लो एक सर्कल पे हम लोग लगा रहे हैं प्रेशर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया उसका, पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट इज प्रेशर 5 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, 22/7 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 7 है नीचे का डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 5 × 7/4 × 22। तो ये क्या आ जाएगा 7×5 = 35 और 4 × 22 दैट इज़ 88। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा, ये 0 पॉइंट जब इसको डिवाइड करेंगे तो 350 एंड 8 4 इट्स 32। सो आई थिंक 4 आना चाहिए, 1 मिनट। ठीक है, 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ऐसे कैसे कैलकुलेट किया कि देखा 350 है, पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो बढ़ेगा 350 होगा। 8 में देखना है कि 350 तो 8 4 = 32, और उससे ज़्यादा अगर 5 जाएंगे तो 35 बट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 एक और 8 है, तो उस वजह से 0.4 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 0.4 पास्कल आपका फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एक मतलब न्यूमेरिकल था, अच्छा न्यूमेरिकल था। ठीक है, सो भी सॉल्व करा दिया। तो इसी तरीके का न्यूमेरिकल हो सकता है, रेडियस आ जाए या लेंथ ब्रेथ कुछ भी आ जाए उसकी साइड, आपको बेसिक ज्योमेट्री की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैथ में जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, वो नॉलेज आपको बेसिक जो है इसकी एक्चुअल में होनी ज़रूरी है। ठीक है, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ प्रेशर, व्हाट इज़ थ्रस्ट। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस पूरी तरीके से कर लिया है। अब इसके बाद आपके पास जो चीज़ बची है, हाँ दैट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्किमिडीज भाई ने क्या कहा था जरा वो भी देख लो। ठीक है, देखो बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, बट हाँ ये है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, बहुत ही कोई वैसी बात नहीं थी। ठीक है, वो हम लोग को पता थी, बट हम लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे। तो लेट सपोज कि ये हमने एक बकेट ली है। ठीक है, और इसमें यहाँ तक इस लेवल तक हमने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है। लेट सपोज यहाँ तक पूरा पानी 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 हो गया। ठीक है, एकदम पानी पानी भर दिया पूरा। अब इसमें इस बाल्टी में एक चीज़ बताओ, इसमें जब कोई भी लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास का, ठीक है, और तो उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट तुरंत बताओ, वेट क्या हो जाएगा इसका, अरे एम जी हो जाएगा वेट इसका। ठीक है, वेट अभी क्या बताया W = mg, तो इसका वेट क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। तो भाई ने क्या कहा, भाई ने ये कहा कि ये जब ये अंदर जाएगा
इसको जब पानी में रखोगे यहाँ पर, ठीक है, जब इसको आप पानी में यहाँ पे रखोगे इस जगह पे, एक मिनट रुको, जब इसको आप लोग पानी में रखोगे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, वाटर का लेवल राइज करेगा, यहाँ तक आ जाएगा मान लो, ठीक है, क्योंकि भाई किस कोई चीज़ आपने अंदर रखी है, वो हो सकता है कुछ पानी बाहर भी गिरे, हो सकता है कुछ पानी बाहर भी गिरे, ठीक है, तो जो पानी बाहर गिराएगा वो ऑब्जेक्ट जो है, तो वो कितना पानी होगा, वो पानी इसके वेट के इक्वल होगा। समझो चीज़ को। मान लो यहाँ पे एक और मैं कंटेनर रख दे रहा हूँ साइड वेज में, ठीक है, तो यहाँ पे ये उतना ही पानी ये इकट्ठा होगा, ठीक है, उतना ही पानी इकट्ठा होगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, ठीक है। मतलब आर्किमिडीज में सिंपल चीज़ कही थी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, ठीक है, उसका कुछ वेट है, सो द अमाउंट ऑफ वाटर और फ्लूइड, ऐसा नहीं कि वाटर ही, फ्लूइड दैट इट विल डिस्प्लेस, तो दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो वाटर का जो वेट होगा, जो डिस्प्लेस वाटर होगा, मतलब जो पानी बह गया है या जो पानी राइज हुआ है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट जितना, मान लो इसने यहाँ से यहाँ चला कितना, डेल्टा एक्स मान लो, ठीक है, इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं कि इतनी दूरी, मतलब इतना पानी राइज हुआ अपने ओरिजिनल से, ठीक है, तो उतना पानी राइज हुआ, तो जितना पानी राइज हुआ या जितना पानी गिरा बाहर, उतने पानी का जो वेट होगा, टोटल वेट, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस ऑब्जेक्ट के मास के। और ये कॉमन सेंस भी था, ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मास के जितना ही तो पानी बाहर गिराएगा, मतलब जितना भारी वो ऑब्जेक्ट है, मान लो 5 किलो का, 6 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो वो उतना ही पानी बाहर भी तो गिराएगा, उतना ही पानी बाहर भी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का काम बहुत जगहों पे लगता है, ठीक है। इससे उन्होंने क्या किया था मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छी थ्योरी है। इससे उन्होंने क्या किया था, जब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो एक्चुअल में वो नहा रहे थे, ठीक है, तो जब पानी में कूदते हैं तो पानी कुछ बाहर डिस्प्लेस होता है, तो जब उसको देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये पानी तो मेरे बॉडी के वेट जितना ही डिस्प्लेस हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो वो अलग बात है कि आप पानी में खुद तेज़ी से कूद जाओ एक वेलोसिटी से, तब तो फिर वो अलग केस आ जाएगा, क्योंकि आप कूदे हो तो उस वेलोसिटी से कूदे हो तो पानी ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। बट अगर आप इनिशियली ऐसे पानी में बैठे हो आराम से, मतलब गए हो, तो फिर जो पानी है वो जो जितना डिस्प्लेस करेगा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ज़रूर ज़रूर फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ क्या आती है, इन्होंने इससे क्या किया था, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उस टाइम पे राजा महाराजा रोमन जो एम्पायर, जितने भी एम्पायर थे, तो उसमें क्या था, जो गोल्ड था, तो इन्होंने गोल्ड को क्या किया था, उसके प्योरीफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया था। कैसे बताया था भाई, जो गोल्ड होगा वो या तो एक हल्का गोल्ड होगा और या तो एक भारी गोल्ड होगा। अब जो भारी होगा उसमें कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिली होगी। प्योर गोल्ड तो हल्का होगा कंपैरेटिवली। अगर खुद सोचो, अगर मान लो गोल्ड में कॉपर मिला है, तांबा मिला है, ब्रास कुछ भी मिला है, कोई भी एलॉय मेटल मिला हुआ है, तो वो गोल्ड हल्का भारी होगा। तो इन्होंने उसकी प्योरिटी इसी बेसिस पे चेक की थी कि ये भारी था तो उसने ज़्यादा वेट डिस्प्लेस किया, और जो हल्का वाला था उसने कम डिस्प्लेस किया। तो उससे पता चला कि अच्छा ये वाला गोल्ड प्योर है और ये वाला गोल्ड अनप्योर है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, यही सब इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हाँ, ये ग्रेविटेशनल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, यही लास्ट टॉपिक था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, और फिर उसके बाद क्वेश्चन की सीरीज़ अभी आगे आनी बाकी है, ठीक है। थैंक